एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रोफेज पे एंड किया था, तो आज हम लोग प्रोफेज पे से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो हमारी सेल डिवीजन या सेल साइकिल है उसमें दो फेज़ आती हैं, एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज़ होती है। जो इंटरफेज होती है वो तीन में डिवाइड होती है, एक हमारी G1 फेज़, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़। और जो हमारी एम फेज़ होती है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होती है। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो ये होता है फर्स्ट प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। तो जो हमारी फर्स्ट फेज है वो है हमारी प्रोफेज। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रोफेज होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, और उसके बाद फिर मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज आती है, फिर टीलोफेज आती है। फॉलोज द एस फेज एंड G2 फेज। जैसे कि पता है हमें, सबसे पहले G1 होती है, फिर S होती है, फिर G2 होती है, उसके बाद प्रोफेज आती है एम फेज का। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोफेज होती है वो S फेज और G2 फेज के बाद आती है। तो वही यहाँ पे इन्होंने कहा है फॉलोज द S फेज एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined। क्या होता है कि जो S फेज और G2 फेज में होता है तो जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, खुला खुला, मतलब ऐसे ही पड़ा है ये। ठीक है, लेकिन जब हमारा डिवीजन होने वाला होता है तो वो क्या करता है, ये ऐसे कंपैक्ट स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, पहले ये क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये क्रोमैटिन से किस में चेंज हो जाता है, क्रोमैटिन से ये क्रोमोसोम में चेंज होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो है वो इतना मतलब खुले खुले पड़े होते हैं और इनको फिर पैक करके लाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में पैक करने के लिए इसमें बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में इसको बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर ये कम्पैक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा है कि जब ये एस फेज और G2 फेज में होते हैं तो ये बिल्कुल भी कम्पैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो प्रोफेज है वो क्या, उसकी मार्किंग क्या है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। क्रोमोसोम जो होगा वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी प्रोफेज की मार्किंग होगी। ठीक, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जो भी ऐसे ऐसे थ्रेड के फॉर्म में हमारा क्रोमैटिन पड़ा है, जो भी हमारा DNA का मॉलिक्यूल ऐसे S फेज और G2 फेज में, S फेज में जो भी रेप्लिकेट हुआ था, बना था, तो वो ऐसे पड़ा है, ऐसे पूरे खुले फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज में जब वो एंटर करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फेज डिवाइडेड तो है नहीं, मतलब कोई भी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है सारे फेसेस के बीच में, लेकिन ये है कि जब ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट हो जाता है तब ही हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। जैसे ही ऐसा बोला जाता है कि जैसे आप 16 ईयर के हो, ठीक है, तो आप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे। तो चेंजेस ये तो है नहीं कि आप 16 से, जैसे ही आप 16 में एंटर करोगे वैसे ही आप में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। किसी में 16 से चेंजेस आते हैं कुछ, जैसे 16 से आते हैं, किसी में 17 से आना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कोई भी इसकी पर्टिकुलर एज नहीं है, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग या हार्मोनल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हुआ करता है। तो आप किसी भी फेज़ में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, जो वो पर्टिकुलर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएं, जब आप में दिखना स्टार्ट हो जाए तभी आप उस फेज़ को बोलोगे कि हाँ हम एडल्ट फेज़ में आ चुके हैं या हम चाइल्डहुड फेज़ में अभी चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। सो जो प्रोफेज होती है उसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल होगा वो अनटैंगल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, द सेंट्रोसोम विच हैड
undergone duplication during S phase of the interphase now begin to move toward opposite pole of the cell। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो S phase होती है इंटरफेस की, तो उसमें क्या होता है, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन अगर होगा तो वो प्रोफेज में क्या करेगा, अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे प्रोफेज के दो कैरेक्टर स्टार्ट हो गए। दो कैरेक्टर क्या हुआ, एक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल और दूसरा सेंट्रोजोम का अपोजिट पोल्स पे जाना। ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो प्रोफेज है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है यानी जो क्रोमैटिन थ्रेड है जो कि डुप्लीकेट हुआ था या रेप्लिकेट हुआ था एस फेज में, तो वो क्या करेगा, कंपैक्ट होके वो क्रोमोसोम बना लेगा। ठीक है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच्ड ईच टुगेदर एट द सेंट्रोमर। ठीक है, तो मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ कैसे होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड ये हो गए। ठीक है, और बीच में इसके सेंट्रोमेयर होता है। ठीक, सेंट्रोमेयर, और यहाँ पे साइड में एक काइनेटोकोर होता है। इसकी वजह से ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो पाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्रोमोसोम हो गया। ये एक क्रोमैटिड हो गई, ये दूसरी क्रोमैटिड हो गई, और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है काइनेटोकोर, जिसकी वजह से ये किससे अटैच हो पाते हैं, स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ओके, ठीक है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड। जैसे अभी मैंने एक ऊपर और एक नीचे बताया, वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, सेंट्रोमेयर से, और साइड बाय साइड उनका एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलेंगे। ठीक है, सो सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के कौन से स्टेज में ये सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हुए थे, एस फेज में। ठीक है, तो ये याद रखना। बिगेन टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। जो हर एक सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है, जैसे ये एक सेंट्रोसोम है, ठीक है, वो ऐसे 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 हर तरफ डायरेक्शन में रेडिएट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं। द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक apparatus। जो दो एस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्पिंडल फाइबर के साथ हम लोग माइटोटिक apparatus बोलते हैं। ठीक है, दो एस्टर्स होंगे, उनको दोनों को जब हम जोड़ देंगे स्पिंडल फाइबर के साथ तो उसको हम लोग माइटोटिक apparatus बोलते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जो सेल होगी प्रोफेज के एंड पे जब आएगी, जब इनिशिएशन हुआ था तो उसका फर्स्ट स्टेप ये था कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सेंट्रोसोम था वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाएगा। अब ये एंड में क्या होता है, जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये हमें विजिबल तो होते नहीं है, एक सेल बहुत छोटा होता है, तो हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो न्यूक्लियोलस होता है, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ये सारी चीज़ें हमें विजिबल नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रोफेज के 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक हमारा कंडेंसेशन, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या था, जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है
वो विजिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, कि हमें क्या नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप के नीचे गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस जो होंगे वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। तो ये हम लोग डायग्राम देख लेते हैं प्रोफेज का। ओके, सो ये देखो, ये हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल, ये जो ऐसे ऐसे थ्रेड के स्ट्रक्चर में फॉर्म में पड़ा है, तो इसको हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। और ये पूरी आपकी सेल है, ये किस में होता है, अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन इस टाइम पे अर्ली प्रोफेज में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिर्फ फोकस किया गया है क्रोमैटिन मटेरियल पे। और एंड में जब ये प्रोफेज होगा तो सारे जो गोल्जी अपैरेटस हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी हट जाएंगी, यानी फिर इनविजिबल हो जाएंगी माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखते हैं लेट प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में ये हुआ कि यहाँ से देखो, जो पहला वाला डायग्राम था उसमें क्या था कि, एक मिनट, ये जो पहला वाला डायग्राम था इसमें ये था कि आपको ये जो लेयर है ये पूरी अच्छे से दिख रही है, पूरी क्लियर, ओके। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे वाले डायग्राम में है तो इसमें जो लेयर आपकी है वो, एक मिनट, जो दूसरी वाली लेयर है ये डिसइंटीग्रेशन करना स्टार्ट हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेट होने लगी है। और जो भी आपके क्रोमैटिन मटेरियल थे थ्रेड के फॉर्म में जो अटैच, मतलब थ्रेड के फॉर्म में जो पड़े थे, वो क्रोमोसोम या कंपैक्ट स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो है ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये मैं मेटाफेज को पढ़ाने के बाद बताऊंगी। एक मिनट, मैं मेटाफेज को थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ये हो गया, ओके। मेटाफेज, ठीक है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। क्या होगा कि अभी हमने सेकेंड डायग्राम में देखा कि लेट प्रोफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट होना या फिर उसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप का, तो वो किसको मार्क करेगा, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, जो कि है मेटाफेज, ठीक है। एक मिनट मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। ठीक, तो ये सेकेंड फेज हो जाएगी माइटोसिस की। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, स्प्रेड कर जाएंगे साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर जाएंगे जो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। मतलब कोई भी अब तो ऑर्गेनेल भी नहीं है, ठीक है, और जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी चली गई है। तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक मिनट, ये पहले आपकी एक सेल थी, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस की लेयर थी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे बीच में आपका डीएनए पड़ा था या फिर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा था, ठीक है। यहाँ से फिर ये क्या हुआ, ये ऐसे, ये बाहर वाली जो लेयर है वो टूटने लगी, ठीक है। और ये जो डीएनए था आपका क्रोमैटिन मटेरियल वो क्रोमोसोम में आने लगा कंपैक्ट होके। उसके बाद जो आपकी लेयर है कुछ ऐसे, एक मिनट मैं इसको पहले बना लेती हूँ पूरा, ठीक है। ये ऐसे टूटने लगी और ये अंदर डीएनए ऐसे पड़ा रहा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी आपकी सेल है, ठीक है। अब ये जब न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी हट गई तो आपके जो क्रोमोसोम हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी चले गए हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी चली गई है, ठीक है।
तो जो आपके जितने भी क्रोमोसोम हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। सो बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में और वो कंप्लीट किस में होगा, मेटाफेज में, ठीक है। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये जो क्रोमोसोम है इनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में। जो मेटाफेज होती है वो बेस्ट स्टेज होती है किसके लिए, आप ताकि क्लियरली उनको देख सके माइक्रोस्कोप के नीचे। सो अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि कौन सी बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम को देखने के लिए, तो वो होती है मेटाफेज, ठीक है। ओके, दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड। और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इसी स्टेज में हम जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी होती है वो ईजिली स्टडीड भी की जा सकती है और माइक्रोस्कोप के अंडर उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखा जा सकता है, ठीक है। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere। मैंने अभी पीछे बताया था वैसे ही है, वही ये लाइन है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो क्रोमोसोम है इसमें दो क्रोमैटिड होंगी, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, और ये जो ज्वाइन होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये आपका सेंट्रोमेयर होगा और इसी से ये वाला क्रोमैटिन और ये वाला क्रोमैटिन जुड़ा होगा। और यहाँ पे आगे आने वाला है एक ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं और इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। स्मॉल डिस्क शेप, देखिए अभी जो मैंने डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बताया वही है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर, उसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक। दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये साइट होते हैं, मतलब वो जगह होते हैं जहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होता है, ठीक है। फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। अभी जो मैंने बताया था कि एक मिनट, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम से अटैच होंगे दैट आर मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जितने भी क्रोमोसोम हैं वो क्या करेंगे, इधर कोपचे में आ जाओ, ठीक है। ये जैसे आपकी सेल है, गोल बनाते हैं उसमें, जैसे ये आपकी सेल है, ठीक है। इसमें जितने भी क्रोमोसोम जैसे इस सेल में इधर उधर पड़े हुए हैं, अरे सब चला गया, आ गया, ठीक है। जैसे ये इधर क्रोमोसोम पड़ा, ये इधर पड़ा, ये इधर पड़ा, ये इधर पड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो ये एक मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे बीच में, इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर चला गया, चलो आप लोग जान तो गए ही थे, ये देखो आ गया। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो चाहते नहीं हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। These structures serve as a site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell। तो वो जो क्रोमोसोम होंगे वो बीच में जाके इक्वेटोरियल प्लेट पे, जैसे कि ये सेल है, ये इक्वेटोरियल प्लेट हो जाएगी, तो यहाँ पे आके ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके ये लोग अपना सेट हो जाएंगे to the chromosome that are moved into the position of the cell। ओके, ये हो गया था। Hence the metaphase is a characteristic characterized by all chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। तो ये क्या बोला है, इन्होंने कुछ ऐसा बोला है,
एक मिनट, आ जाओ कुप्चे में। इन्होंने ऐसा बोला है, ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम है, दो बनाते हैं खाली ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है, ठीक, ये एक इधर सेंट्रोसोम है, ठीक, जो कि प्रोफेज के स्टार्टिंग में अपोजिट पोल पे आ गए थे और इनका डुप्लीकेशन कब हुआ था, एस फेज में। तो यहाँ पे जो काइनेटोकोर होगा, ये काइनेटोकोर और ये बीच में सेंट्रोमेयर लगा होगा, ठीक है। इसमें एक काइनेटोकोर, ये इधर काइनेटोकोर और ये सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएगा और इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से स्पिंडल फाइबर आएगा और ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, इधर से ऐसे अटैच हो जाएगा, ये इधर से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, काइनेटोकोर जो कि अपोजिट साइड में है वो एक एक अपोजिट साइड से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब उनका वही था। ओके, तो क्या हुआ, कहाँ पे थी, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, जिनका एक क्रोमैटिड जो है क्रोमोसोम का वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, ठीक है, टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, एक पोल से वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा, ठीक है, एक काइनेटोकोर का, ठीक है, और दूसरे काइनेटोकोर का वो दूसरे स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा फ्रॉम अपोजिट पोल। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट, इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं जो कि मेटाफेज के हैं, ठीक है। द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के, ठीक है, और क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स, ठीक है, वो दोनों पोल्स से अटैच हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे, हाँ, एक डायग्राम ये रह गया, ये दोनों मेटाफेज के डायग्राम हैं, ठीक है, तो इसको चलो देख लेते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखाया गया है, ठीक है, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखाया गया, अरे पेन ही नहीं सेलेक्ट हो रहा, सेलेक्ट हो गया, अरे यार, ओके। तो ये जो है वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखाया गया है, मतलब कि ये मेटाफेज में जा रहा है प्रोफेज से, और यहाँ पे जो भी क्रोमैटिन या क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, अब तो ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये जो किनारे किनारे हैं ये और ये सेंट्रोसोम है, और ये जो ऐसे से निकल रही हैं ये एस्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये एस्टर्स हैं, एक मिनट में फुल स्क्रीन कर लेती हूँ, ये एस्टर्स हैं, और ये जो स्टेज है यहाँ पे ये मेटाफेज प्लेट है, तो ये यहाँ पे अलाइन हो गए हैं, और इनका हर एक काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो एक क्रोमोसोम है उसका एक काइनेटोकोर इधर से जुड़ा है, एक काइनेटोकोर इधर से जुड़ा है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, 2, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब चलिए एनाफेज पे आते हैं, ओके। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम आर अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द 2 डॉटर क्रोमैटिड are now referred to daughter chromosome of the future daughter nuclei began their migration toward 2 opposite poles, ठीक है। तो जैसे ही एनाफेज स्टार्ट होगा, हर एक क्रोमोसोम जो कि अरेंज है मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है, जैसे ये अटैच था हर एक क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा ये इधर चला जाएगा, और इसका ये जो रिमेनिंग हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है।
वही इन्होंने बोला ईच क्रोमोसोम आर अरेंज एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड नाउ रिफर टू एज, ये जो दो क्रोमैटिड मैंने अभी बताया दो अलग अलग हिस्से में जाएंगे, उनको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाके जो सेल डिवाइड होगी उसमें ये क्या बनाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, बिगन दियर माइग्रेशन टूवर्ड अपोजिट पोल्स, और ये फिर मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट पोल पे। As each chromosome move away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hence at the leading with the arms of chromosome trailing behind. The anaphase is characterized by the following key event. ठीक है, अब मैं बताती हूँ इन्होंने क्या बोला है। जैसे कि ये डायग्राम मैं अपना ही दिखाती हूँ। ठीक है, तो जैसे एक मिनट, शायद यहाँ पे कुछ हो जाए, काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक मिनट ये क्लियर हो जाए फिर मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम था, मतलब एक क्रोमैटिड था, ये एक क्रोमैटिड था, ये वाला जो है ये इधर जाएगा, ये वाला जो है वो इधर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इधर आओ, तो ये जो भी है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये काइनेटोकोर था, ये ऐसे क्रोमैटिड लगे हुए थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो आगे की तरफ जाएगा और ये वाले इसके जो हाथ हैं ये इसके पीछे पीछे जाएंगे। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही था कि जो भी आपका काइनेटोकोर है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके क्रोमैटिड थे वो पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, बस इतना ही मतलब था इनका। सो द फॉलोइंग की इवेंट्स आर ऑफ एनाफेज, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। जो सेंट्रोमेयर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा और क्रोमैटिड जो होगा वो सेपरेट कर जाएंगे। क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, जो भी क्रोमैटिड हैं ऐसे ऐसे वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। ठीक है, अब ये जैसे इसका ये वाला पार्ट है, एक मिनट मैं इसको जूम कर लेती हूँ तो अच्छा विजुअलाइज होगा। ओके, तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, ये काइनेटोकोर है। ठीक है, ये जो आगे वाला पार्ट था ये काइनेटोकोर था और इसके जो आर्म्स थे वो पीछे की तरफ इसके पीछे आ रहे हैं, काइनेटोकोर के पीछे, और इसके आर्म्स ये पीछे रह गए। ठीक है, ऐसे ये है, ये काइनेटोकोर और इसके आर्म जो हैं वो पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, टीलोफेज, जो कि हमारी लास्ट फेज है। At the beginning of the final stage of karyokinesis, telophase, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. The individual chromosome can no longer be seen, and each of chromatin material tend to collect at each two pole. This is the stage which show the following key events. Okay, at the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase. जो टीलोफेज होती है ये फाइनल स्टेज है एक तो हमारी। ठीक है, तो जो टीलोफेज स्टेज है उसमें क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, मतलब एक जो क्रोमैटिन था वो अलग अलग चले गए। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे एक आ गया था और एक यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे वो डीकंडेंस हो जाते हैं। प्रोफेज में वो कंडेंस हुए थे और यहाँ पे ये डीकंडेंस हो जाते हैं, इसीलिए ये आपको लिक्विड टाइप के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यही टीलोफेज स्टेज में होता है।
क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल फोर एंड द आइडेंटिटी इज लॉस्ट, और उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप थी वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये डीएनए का मतलब जो भी क्रोमैटिन मटेरियल आया है इसके बाहर ये न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोलस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो भी प्रोफेज में हमारे जो प्रोफेज के एंड में जो भी हमारे ऑर्गेनेल्स चले गए थे वो दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे साइटोकाइनेसिस स्टेप पे आते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मतलब जो भी बचा हुआ है वो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आता रहेगा, ठीक है। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, that is karyokinesis। जो माइटोसिस होता है वो ये नहीं करता कि वो क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर दे, क्रोमोसोम को मतलब कॉपी बना दे और उनकी जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनमें डिवाइड कर दे, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। बट सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। लेकिन जो सेल है, जैसे इन्होंने कहने का मतलब ये है कि जैसे ये स्टार्ट हो ये बार फुल स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ऐसे नॉर्मल थी, इसके पास इसका खुद का क्रोमैटिन मटेरियल था, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रोफेज में इसका जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, मतलब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। फिर जब मेटाफेज में आई, ठीक है, तो इसके जितने भी क्रोमोसोम थे वो साइटोप्लाज्म में आ गए, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में ये यहाँ पे एक क्रोमोसोम आ गया, एक क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पे आ गया और एक क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पे आ गया। फिर टीलोफेज आई तो यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअलिटी लूज़ कर दी, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो फॉर्म होने लगे, ठीक है। अब यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो चुका है, ओके। यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे होगी साइटोकाइनेसिस। ये जो सेल है ये 2 में डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो वही इनका कहने का मतलब है कि जो सेल होगी वो 2 में डिवाइड हो जाएगी और जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, ओके। सो cytoplasm got cytokinesis at the end of which cell division get completed। at the end cell division get completed, जो cell division होगा वो complete हो जाएगा, ठीक है। in an animal cell this is achieved by the appearance of furrow। एनिमल सेल में क्या होता है, फरो बनता है, ठीक है, बीच से एक फरो बनेगा एंड द फरो ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है, ओके, ठीक है। तो जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो ये जो किनारे किनारे ये बना है ये फरो टाइप, फिर चला गया, अरे यार ओ माय, ये शायद साइड में टच हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये यहाँ से फरो बनेगा और फिर ये बाद में यहाँ आते आते ये इधर सेंटर पे ज्वाइन कर लेगा और फिर ये फाइनली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फरो ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। नाउ प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। लेकिन क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये प्लांट सेल में एक डिसएडवांटेज हो गया कि वो कैसे फिर फरो फॉर्म करेंगे अगर उनके पास जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। लेकिन हमारे प्लांट भाई साहब भी कम नहीं है, वो उनके पास एक डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाएगा, मतलब वो एक डेवलप कर लेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो साइटोकाइनेसिस कर सके। अब साइटोकाइनेसिस तो ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी चीज़ें 2 हो जाएंगी, तो ये तो सही नहीं है ना। सो इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्या होगा, जैसे हम लोग ने वहाँ पे फरो फॉर्म की थी तो जो सेल होगा यहाँ पे सेंटर से ये क्या बनाना शुरू करेंगे, ग्रोज आउटवर्ड टू मीट
मतलब यहाँ से ये वॉल बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद ये किनारे किनारे जाएंगे, ठीक है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर एंड ग्रोस आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। जैसे ये यहाँ पे है तो ये यहाँ से वॉल बनाना बीच से स्टार्ट करेंगे, फिर ये किनारे किनारे पहुँचते पहुँचते फिर ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। इनके पास पहले से ही सेल प्लेट होती है, जिसकी वजह से ये लोग क्या बना लेते हैं, सेल वॉल बना लेते हैं और 2 में डिवाइड हो जाते हैं। दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। जो सेल प्लेट होती है वो मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक जब डिवीजन हो रहा होता है तो ऑर्गेनेल क्या करती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गेट डिस्टर्ब बिटवीन द 2 डॉटर सेल। क्या होता है जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा होता है तो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड हो गया, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं 2 डॉटर, मतलब सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वही तो इतनी देर समझ नहीं पा रहे थे ये डिस्टर्ब कैसे होती हैं। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं 2 सेल्स के बीच में, सॉरी इसके डिस्टर्ब की वजह से नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ये या फिर थोड़ी देर के बाद होता है या फिर कुछ उसमें टाइम लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। जैसे कि जो हमारा कोकोनट होता है वो एक मल्टी न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है। जो लिक्विड पार्ट होता है कोकोनट का वो एक, जिसको हम लोग सानिटिकम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी सिनसाइटम, ठीक है, सिनसाइटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है वो अराइज होती है किससे, मल्टी न्यूक्लिएटेड से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है उसके बाद साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में या फिर जब भी लेक्चर आपका आएगा तो वो हम माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर मियोसिस पढ़ेंगे। और ये पेज बचा हुआ है, शायद 2 लेक्चर और लगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।